हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल योर जंक्शन एडुकेयर और मैं हूं आपकी ट्यूटर सुषमा त्रिपाठी। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, आज हम नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें आपको जो है बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे। नंबर सिस्टम क्या है, कौन कौन से नंबर्स इसमें आ रहे हैं, ठीक है, सारा कुछ आपको बेसिक डिटेल में डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि बहुत ईजीएस्ट वे में आपको एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, और उसके बाद में हम कुछ फॉर्मूलाज भी देखेंगे, कुछ रूल्स भी देखेंगे जिसको आप यूज करके जो है एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत ही कम टाइम में कर सकते हो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं और आपको बता दें कि जो मैंने एसएससी एमटीएस या सीजीएल के लिखा है के लिए लिखा हुआ है, पर अगर आप ये देखते हो, ये वीडियो देखते हो, जो अगर हम किसी भी नंबर सिस्टम या कोई भी टॉपिक उठा लें तो वो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। वैसे ही मिलते जुलते क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो इसके लिए अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप मान लीजिए एक सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके साथ में आपका अदर एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर हो जाता है, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है आपके लिए, है ना। तो पूरा वीडियो को जो है ध्यान से देखिए और एक बार कि जितना भी मैं करा रही हूँ उसको एक जगह आप नोट करते जाइए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज भी देंगे आपको जिसको करने जो मतलब अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपके एग्जाम्स में बहुत बेनिफिट होगा अगर आपको वो याद रहेगा। तो इसके लिए एक जगह लिखते जाइए, क्योंकि मैथ्स में जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी नहीं होने वाला है। देखकर सब समझ में आ जाएगा, लेकिन जब करने की बारी आएगी, जब सॉल्व करना होगा तो बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो इसीलिए सब कुछ साथ साथ में करते जाइए और एक बार मैं करा रही हूँ उसके बाद आप खुद से भी करिए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत ही जल्दी हो जाएगा। अगर आप साथ के साथ प्रैक्टिस करते जाते हैं तो वो क्या होगा आपके लिए, आपके बहुत अच्छी से आपकी प्रिपरेशन होती जाएगी। इसीलिए मैं जो करा रही हूँ मेरे साथ करिए और उसके बाद में भी आपको करना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, नंबर सिस्टम देख लेते हैं। चलिए, तो आइए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, बेसिक से जाएंगे, बहुत ही इजी वे में जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको कहा बेसिक कॉन्सेप्ट से हम शुरू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले प्राकृत संख्या क्या होती है। ठीक है, नेचुरल नंबर, यहाँ पर नंबर नेचुरल हो गया, दैट इज नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या क्या होती है वो आपको देखना है। देखिए, कोई भी संख्या जो हम काउंटिंग करते हैं, वन से स्टार्ट होती है ना, 1 2 3 4 5, ऐसे ही हम गिनते जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 टिल इनफाइनाइट, अनंत तक, जो हमें मतलब हम काउंट करते जाएं और खत्म ही ना हो। ठीक है, कभी इस जिसका अंत ही ना हो उसको हम इनफाइनाइट कहते हैं, इन्फिनिटी कहते हैं। तो वो नंबर्स जो एक से स्टार्ट हो रहा है और आप काउंट करते जाइए, करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, जितना आपके पास टाइम है आप काउंट करते जाइए, तो वो क्या होगा, इनफाइनाइट तक होगा। उन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्या कहते हैं। अब हम ये प्राकृत संख्या क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो भाई, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं कि आप बताइए 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। सपोज ये क्वेश्चन आ गया, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ना कि प्राकृत संख्या होती क्या है, तब तो आप बता पाओगे। इसीलिए जो है बेसिक को हमें देखते हुए चलना है। ठीक है, बेसिक पहले क्लियर करना है। तो प्राकृत संख्या क्या होगा, मैंने आपको बता दिया, एक से जो गिनती, जो भी गिनती गिनते हैं ना, एक से शुरू होती है और अनंत तक, वो क्या होती है, प्राकृत संख्या होती है। हाँ, एक चीज नोट डाउन कर लेना, जीरो, जीरो प्राकृत संख्या में नहीं आता है। ठीक है, जीरो जो है वो प्राकृत संख्या में नहीं आता है। शून्य, आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, जो आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन ऐसे आए थे कि जीरो जो है क्या है, उसमें ऑप्शंस दिया था, नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, होल नंबर है। ठीक है, या जो है पूर्णांक है, इंटीजर है, ये आपको बताना है। तो उसमें जो है आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हो कि अरे ये तो नंबर है, चलो प्राकृत संख्या नहीं है। तो आगे आपको बताते हैं कि शून्य क्या है। ठीक है, तो आगे बढ़े, प्राकृत संख्या क्लियर हो गया आपको। प्राकृत संख्या क्या है, बहुत इजी है ये, हम ना बहुत फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में भी ये आ जाता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, फिफ्थ एकदम ही नेचुरल नंबर क्या है। एक से लेकर इनफाइनाइट तक जो भी गिनती गिनते हैं वो नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या। ठीक है, आगे बढ़े, तो पूर्ण संख्या, अब जैसे मैंने बात की थी जीरो की, अगर हम नेचुरल नंबर्स में, ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, एक से शुरू हो रहा है, 1 2 3 4 5, मुझे इतनी आती है, नहीं आगे भी आती है, बट टाइम नहीं है, तो हम अब यहाँ ले लेंगे। यहाँ पर अगर मैं जीरो मिला दूं, ये प्राकृत संख्या में अगर हम जीरो मिला दें तो क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या, होल नंबर, इंग्लिश में इसे, अच्छा, डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। पूर्ण संख्या को हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। आपको प्राकृत भी बता दें,
प्राकृत संख्या को हम डिनोट करते हैं n से, नेचुरल नंबर, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट हमने लिया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या हम जीरो मिलाते हैं। अब इसका क्या मतलब हो गया कि अगर हम 0 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करते जाते हैं तो वो क्या हो जाती है? ये भी इनफाइनाइट होती है, कभी अंत नहीं है। जब हम डॉट डॉट लगाते हैं मतलब इनफाइनाइट है, हम उसको आगे तक काउंट कर सकते हैं, तो वो होता है पूर्ण संख्या। एम आई क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, किससे दर्शाते हैं? डब्लू से। पूर्ण संख्या को हम किससे दर्शाते हैं? डब्लू से। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि शून्य ये जो संख्या है कौन सी संख्या है, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। क्या होगा? जीरो जो है, जीरो इज अ होल नंबर, ठीक है? समझ में आ गया? तो आगे चलें, आगे ले लेते हैं क्वेश्चन। पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या होता है? इंटीजर्स क्या होता है? सुना सुना सा लगता है, सुना सुना सा मतलब आपने पढ़ा हुआ है इसको। अब क्या करना है आपको? जस्ट एक ब्रश अप करना है, रिविजन करना है। देखिए क्या होता है, 0 1 2 3 4, जैसे कि मैंने बताया, अगर मैं 1 2 3 4 ले लूँ, जीरो ना लूँ, यहाँ से यहाँ तक ले लूँ, तो क्या है? नेचुरल नंबर है। उसमें मैंने जीरो भी मिला दिया तो क्या बन गई? होल नंबर बन गई। अब अगर मैं इसमें नेगेटिव नंबर्स भी मिला देती हूँ, -1 -2 माइनस -4 -5, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5, और ये भी इनफाइनाइट तक, तब क्या बन जाता है? जस्ट बन जाता है पूर्णांक संख्या। हैव यू गॉट दिस? मैं आपको इंटीजर्स क्या होते हैं, जस्ट जीरो, ये जो है पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, इसको हम पॉजिटिव नंबर कहते हैं, प्लस में है, जीरो के इस तरफ है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम ले लें -1 -2 -3, क्या है? हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं, है ना? नेगेटिव नंबर्स हैं, तो जीरो, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर तीनों को मिला दो तो आपकी क्या बन जाएगी? पूर्णांक संख्या बन जाएगी, इंटीजर्स बन जाएगी। क्लियर है? आई पूर्णांक संख्या आपको समझ में आ गया। मैंने कहा जीरो, पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स को मिला के क्या बन जाता है? इंटीजर्स बन जाता है। हैव यू गॉट दिस? इतना आपको समझ में आ गया? एक बार रिवाइज कर ले। देखिए नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, लेट मी रब दिस। नेचुरल नंबर्स किया था, नेचुरल नंबर्स क्या थे? यस, नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या क्या था? 1 2 3 4, है ना? सॉन्ग याद आ जाएगा आपको, 1 2 3 4। तो यहाँ से लेके इनफाइनाइट तक। इसके बाद क्या करें हम? हमने क्या किया? होल नंबर। होल नंबर क्या कहते हैं? होल नंबर को, यस, होल नंबर क्या होता है? यस, पूर्ण संख्या। क्या किया हमने? यहाँ पे जीरो मिला दिया, 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट, ठीक है। फिर अभी मैंने क्या कहा आपको? इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? पूर्णांक, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया था? यस, जीरो, पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? ठीक है। नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स क्लियर है। नेचुरल नंबर को हम n से दर्शाते हैं, होल नंबर को हम w से दर्शाते हैं, और इंटीजर्स को हम i से डिनोट करते हैं। इतना क्लियर है ना? आगे बढ़े, आगे नेक्स्ट ले लेते हैं हम सम संख्या। इवन नंबर्स क्या होता है? अरे मैम ये तो बहुत इजी, बहुत इजी है। हाँ बहुत इजी है। देखिए क्या होता है, जो भी नंबर दो से डिविजिबल है ना, टू से डिविजिबल, तो आप स्टार्ट करिए जीरो से। 0 2 4 6 8, आपको पता है। जो भी नंबर दो के टेबल में आते हैं उसको कह सकते हो 0 2 4 6 8। जिसके भी यूनिट प्लेस पे, जिस भी नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 8 है, वो क्या हो जाएंगे? इवन नंबर्स हो जाएंगे, सम संख्याएं हो जाएंगी। अगर मैंने ले लिया 22, तो 22 का हमें क्या करना है? ये जो यूनिट प्लेस है, अच्छा आपको बता दें, यूनिट प्लेस तो आपको पता ही होगा। अगर कोई भी नंबर हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? यस, यूनिट प्लेस होता है, फिर टेंस प्लेस आता है, फिर हंड्रेड प्लेस आता है। जैसे अगर मुझे लिखना है 101, तो यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर हुआ? 1 हुआ, है ना? और टेंस प्लेस पे कौन सा नंबर हुआ? 0 हुआ। हिंदी में भी बता दें, यूनिट प्लेस मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, है ना? 10,000। इसी तरीके से हम करते हैं यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स, या वंस प्लेस भी कहते हैं इसको, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, उसके आगे हम जाएंगे लैक्स। तो यहाँ पर हम यहाँ पर यूनिट प्लेस की बात कर रहे हैं, वंस प्लेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, इकाई स्थान की बात कर रहे हैं। तो अगर इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 है, तो वो संख्या क्या होगी? सम संख्या होगी।
क्लियर है, समझ में आ रहा है? बहुत ही थोड़ा धीरे, थोड़ा स्लोली आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और याद रहे। नोट डाउन कर लीजिएगा, यूनिट प्लेस पे इकाई स्थान पे किसी भी नंबर के 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो संख्या क्या हो जाएगी? सम संख्या हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं कोई बड़ा नंबर भी ले लूँ, कोई भी नंबर ले लूँ, तो हमें क्या करना है? ये सम संख्या है या नहीं कैसे पता चलेगा? सीधे बस हम इसके इकाई स्थान देख लेंगे। वहां पे क्या दिया हुआ है? 2 है। हाँ जी, 2 है, तो ये क्या होगा? इवन नंबर होगा। हैव यू गॉट दिस? ठीक है, अब आगे चलते हैं ऑड नंबर पे। ऑड नंबर देखिए, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चंस आते हैं, इतनी जो है सम संख्याओं का योग बताइए या इनका वर्ग क्या होगा, तो पहले आपको पता होना चाहिए ना सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, इवन और ऑड नंबर क्या है। इसीलिए ये सब एक्सप्लेन कर रहे हैं। ऑड नंबर देखिए, ऑड नंबर हो जाएगा आपका 1, 3, 5, 7, 9। याद रखिए, किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 है तो वो क्या हो जाएगा? ऑड नंबर हो जाएगा। याद रखिए, इसी है ना, या जो है जो, और एक सिंपल वे में जो सम संख्या नहीं है वो विषम हो जाएगी। जो भी 2, 4, 6, 8, 0 नहीं आ रहा है तो वो क्या हो जाएंगे? ऑड नंबर्स हो जाएंगे, विषम संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं भाज्य संख्या, कॉम्पोजिट नंबर। अब कॉम्पोजिट नंबर क्या है तो बहुत इजी, लेकिन क्या होता है कभी कभी हम भूल जाते हैं कि कॉम्पोजिट नंबर है क्या, देखते ही नहीं समझ में आता है। तो उसको कैसे करना है? देखो, भाज्य संख्या क्या होती है? जिसके एक से ज्यादा भाजक हो। अब ये क्या हुआ? मतलब कि अगर एक से ज्यादा नंबर से वो डिवाइड हो, या एक से ज्यादा नंबर उसके जो है एक से ज्यादा गुणनखंड हो, आप कह सकते हो। जैसे अगर मैंने ले लिया 4, तो 4 जो है 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, इसके ज्यादा मल्टीपल्स होंगे, और 4 में भी आता है, एक से ज्यादा। लेकिन अगर सपोज मैं 2 लेती हूँ, 2 का क्या होगा? 1 और 2 ही होता है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता है ना मल्टीपल्स, इससे ज्यादा गुणनखंड नहीं हो सकता है, तो ये हो जाती है अभाज्य संख्या। अगर मैंने 6 ले लिया, 6 देखो आप 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, और 3 में भी आता है, और 6 में भी आता है। तो ये ये जो है एक भाज्य संख्या है। ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर है, जिसके एक मतलब 1 और खुद के अलावा भी और भी मल्टीपल्स हैं और भी गुणनखंड हैं। लेकिन आगे देखते हैं अभाज्य संख्या। देखिए, अभाज्य संख्या क्या होगी? जिसका खुद 1 और वो जो नंबर है वो खुद ही जो है मल्टीपल होंगे। जैसे कि मैंने ले लिया 2, वहां भी लिया था, पीछे भी 1 और 2 ही हो जाएगा। जैसे अगर मैंने ले लिया 3, तो 3 किसके टेबल में आता है? 1 और खुद की टेबल में ही आता है ना। 5 ले लिया, 5 1 और 5 के टेबल में ही आता है। तो ये सारे क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब जो खुद की टेबल में ही आता हो, 1 और खुद की टेबल में ही आता हो। और ये जो 1 है ना, दिस इज नाइदर कॉम्पोजिट नॉर प्राइम नंबर, ये ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य संख्या है, ये याद रखें। तो यहाँ पर देखिए, अगर मान लिया हमने 6 लिया था, तो 6 में आ रहा था 1, 2, 3 और 6, तो ये क्या हो जाएगी? एक भाज्य संख्या हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 8। 8 देखिए, 8 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है ना, 4 2 ज़ार 8, और 8 के टेबल में भी आता है ना। तो ये क्या है? ये क्या हो जाएगी? ये एक भाज्य कॉम्पोजिट नंबर होगा। लेकिन अगर मैं 7 ले लूँ, 7 को देखिए आप, 1 के टेबल में आता है, इसके बाद और कौन से टेबल में आता है? 7 के ही टेबल में आता है, 1 और 7 के टेबल में ही आता है। तो ये क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी, प्राइम नंबर्स होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइम नंबर्स पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे पूछ लिया जाता है सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी है? ठीक है, सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होती है? 2 होती है। याद रखिए, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। फिर क्या आपको आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रथम जो है 5 भाज्य संख्याओं का योग बताइए, योगफल बताइए, प्रथम 5 अभाज्य, तो वो हमें निकालना पड़ेगा। सबसे पहली 5 अभाज्य कौन सी होगी? तो हो गया 2, 3, 5, 7। 7 के बाद में आप देख लीजिए कौन सा हो जाएगा? 11। तो हम क्या करेंगे? इन सभी को ऐड कर देंगे, 2 + 3 + 5 + 7 + 11। बहुत ईजी है। ठीक है, फिर हमें उसका आंसर मिल जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे प्राइम नंबर पता होना चाहिए, तब मैं जाकर उसको सॉल्व कर पाऊंगी, है ना। तो एम आई क्लियर? भाज्य और अभाज्य क्लियर है, बहुत इजी है। अभाज्य देखिए, जो खुद की टेबल में ही आते हैं, एक और खुद की टेबल में ही आते हैं, उन्हें हम अभाज्य की संख्याएं कहते हैं। और भाज्य संख्या कहते हो एक से ज्यादा के टेबल में आते हैं। ठीक है, उनके बहुत सारे मल्टीपल्स होते हैं, बहुत सारा गुणनखंड होता है। तो बहुत सारा का मतलब क्या हो गया? एक और उस नंबर के अलावा और भी गुणनखंड होते हैं, तो वो क्या होते हैं? भाज्य संख्याएं होती हैं, कॉम्पोजिट नंबर होती हैं। ठीक है, एम आई क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? सपोज अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हो। मैं उसको वापस से और अच्छे से क्लियर करने की नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
आगे नेक्स्ट ले लेते हैं। अब आ गया वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती है, देखिए ये जो संख्याएं है इट इज जो है दो उसमें डिवाइडेड है। वास्तविक संख्या पहले हम हिंदी में बता रहे हैं, ये होता है परिमेय, परिमेय और अपरिमेय। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाकर क्या बनता है, वास्तविक। अब इंग्लिश में बता दें, परिमेय मतलब होता है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, और अपरिमेय मतलब होता है इरैशनल नंबर। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, रियल नंबर बनता है। इतना क्लियर है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाकर क्या बनता है, वास्तविक संख्या बनता है। अब आपको ये बताएं कि परिमेय क्या है मैम, अपरिमेय क्या है, तो वो हम आपको आगे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कि परिमेय क्या है और अपरिमेय क्या है, अलग अलग से देखें। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। देखिए परिमेय संख्या क्या होती है, कोई भी संख्या, कोई भी जो आप फ्रैक्शंस लेते हो ना, भिन्न की जो संख्याएं होती हैं, जैसे अगर मैंने लिखा p बाई क्यू, ठीक है, मान लो p और q कोई नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, p और q ये होल नंबर है, और जहां पर q बराबर नहीं है जीरो के, q मतलब क्या हो गया हमारा, इसमें जो है ये क्या होगा, न्यूमरेटर हो जाएगा, है ना, और ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा। अब न्यूमरेटर क्या है, अंश कह सकते हैं हम इसको, और हिंदी में हम इसको हर कहते हैं। अगर किसी भी संख्या को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और जहां पर q जो है बराबर नहीं है जीरो के, मान लो मैंने 2/3 लिखा, 2/3 लिखा, तो ये क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। क्या ये कौन सी नंबर हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। अगर मैंने लिखा 0/1, ये भी क्या है, रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने लिखा 1/4, ये क्या है, रैशनल नंबर हो जाएगा। हैव यू अंडरस्टूड। और जो भी नंबर रैशनल नंबर नहीं है वो क्या हो जाएगा, इरैशनल। अब वो कैसे होता है, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम। अपरिमेय संख्या, जैसे कोई संख्या हम रूट में दर्शाते हैं, है ना, ये करणी में लिखते हैं किसी भी संख्या को, √3, √4, या फिर पाई आप ले लो, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, इरैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, और वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिलाकर क्या बनती है, वास्तविक संख्या बनती है। वास्तविक संख्या हमारी क्या हो जाएगी, मान लो जो भी हमने p बाई क्यू लिखा, या फिर जो रूट वाले नंबर्स हैं, ये सभी को मिला के क्या बन जाएगा, रियल नंबर बन जाएगा, या आप कह सकते हो वास्तविक संख्या बन जाएगी। इतना क्लियर है। ठीक है, आई थिंक सो ब्रीफ में हम आपको आइडिया दे दे रहे हैं कि परिमेय क्या है, अपरिमेय क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, प्राकृत संख्या क्या है, ताकि ये जब क्लियर रहेगा ना तो क्वेश्चन आएगा तो आप आंसर इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब जो आ गया वो हमारा थोड़ा सा फॉर्मूलाज हम देख रहे हैं जो हमें सम सॉल्व करते समय यूजफुल होगा। ठीक है, तो अभी इसको नोट डाउन करके रखना, जब हम सम सॉल्व करेंगे तो ये सारा कुछ हमें यूज आने वाला है। ठीक है, तो अब देखिए, लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का योग। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सम ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, कंटिन्यूअस सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर कोई हमें दे दिया कि n प्राकृत, सो n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बताइए, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आते हैं। और सिर्फ एसएससी एमटीएस या एसएससी सीजीएल में ही नहीं, ऐसे क्वेश्चन आपको और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे कि n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बताइए, 7 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। अब उसको कैसे करेंगे, को भी प्राप्त करने का जो है फॉर्मूला है n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। समझ में आया कुछ, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। अब क्या करें, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो लेट मी रब दिस। अब मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पर फिर से मान लो 6 ले लिया हमने, ठीक है, छोटा ही नंबर लेते हैं पहले ताकि अच्छे से समझ में आए, बाद में आगे आगे हम बड़े नंबर्स लेंगे। लगातार 6 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, 6 तक की प्राकृत की संख्याओं का योग क्या होगा। क्या करना है, n यहाँ पर हमें कितना मिल गया है, 6, जोड़ते नहीं बैठना है, हमें क्या करना है, बस फॉर्मूला याद रखना है कि भाई फॉर्मूला है n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6+1 2 इंटू 6, जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर हम क्या रख रहे हैं, जहाँ जहाँ पर n है वहाँ वहाँ पर मैंने क्या रखा है, 6 रखा है ना, इसका वैल्यू रख दिया है। और अब इसको सॉल्व करिए,
तो यहाँ पर ये हो जाएगा 6। बोर्ड मास याद रखिए, वो भी आपको सिंप्लीफिकेशन जब कराएंगे तो समझाएंगे। देखिए यहाँ पर 6 + 1 क्या हो जाएगा 7। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ओके, सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 7 इंटू 2 6 आर यस 12 + 1 13 डिवाइडेड बाई 6 कैंसिल हो जाएगा। 13 7 का लिख दीजिए, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया, इतना इजी है। नेक्स्ट ले लेते हैं, लगातार n की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बताइए। अब ऐसे ही घन का मतलब क्या होता है, क्यूब। ठीक है, जैसे अगर किसी नंबर का 2 का क्यूब, ठीक है, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। हमें दिया है कि लगातार 5 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बताइए। घनों का योग बताइए मतलब सम ऑफ क्यूब ऑफ दैट नंबर्स। तो क्या करना है, बस वापस से हमें फॉर्मूला लगाना है, लेकिन फॉर्मूला याद होगा ना पहले, n+1 डिवाइड बाई 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर 5 ले लिया है तो 5, समझ में आ रहा है आप लोगों को। और जब हम और प्रैक्टिस करेंगे ना, अभी तो इसको आपको क्या करना है, देखना है, फॉर्मूले को अच्छे से लिखना है, एक दो एग्जाम्पल्स खुद से करना है उसमें रख के, और चेक करना है कि क्या हमारा आंसर राइट आ रहा है। सपोज कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताना, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। तो आगे बढ़ते हैं। 6 इंटू सॉरी दिस इज 5, अब करना पड़ेगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 + 1 6 डिवाइडेड बाई 2 का भी स्क्वायर है। तो यहाँ 2 3 देखिए कितना हो जाएगा 6, 5 3 15, 15 का स्क्वायर यस। अब स्क्वायर रूट वाला बात, इसकी भी हमने जो है ट्रिक पे वीडियो बनाया हुआ है कि स्क्वायर रूट कैसे बहुत जल्दी से निकाले सेकंड्स में, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हो, और या फिर आई बटन में भी दे देंगे, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 225। और मैं तो कहूँगी आपको कि 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर रूट याद कर लीजिए, वह जो क्यूब है वो लर्न कर लीजिए। इससे इजी, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, आपने अगर याद कर लिया तो बहुत फटाफट करने वाले। अब देखिए लगातार n सम संख्याओं का योग। अब n सम संख्याओं का योग मतलब क्या हुआ, सम ऑफ n इवन नंबर्स। का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ n इवन नंबर्स। ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। सम ऑफ n इवन नंबर्स क्या होगा, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, सारे को जोड़ना नहीं है बैठ के, बस n+1 कर देना है, इतना इजी है। देखिए यहाँ पर आपको क्या कर देना है, जस्ट n+1। अगर मुझे दे दिया, यहाँ बड़ा ही नंबर ले लेते हैं, सम ऑफ ये 100 n इवन नंबर्स, या सम ऑफ 100 इवन नंबर्स, तो क्या हो जाएगा n+1, बस ऐड कर देना है। लगातार n विषम संख्याओं का योग, इसका मतलब है वो कितना होगा, n² हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, सम ऑफ n, ठीक है, ऑड नंबर। तो इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये है n²। ठीक है, आगे देखिए। तो ये आज के लिए जो है आपको इतना नंबर सिस्टम में इसको प्रैक्टिस करके रखिए। इसके आगे के वीडियो में जो है सम्स हम सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और इसी से रिलेटेड नहीं, ये तो बेसिक था, इसके बाद हम स्क्वायर रूट से रिलेटेड, और जैसे कि आप क्यूब देखते ही ना कि कोई भी नंबर दिया है या स्क्वायर रूट में दिया हुआ होता है बहुत सारे प्लस प्लस प्लस, तो उसको आप कैसे सेकेंड्स में कर सकते हैं, लेकिन वो कब आएगा, जब आप साथ के साथ प्रैक्टिस करते जाओगे। ठीक है, और यहाँ पर वीडियो देखने के बाद ये नहीं कि हाँ देख लिया हो गया भाई, अरे आ गया, दिस इज नॉट लाइक दैट, ऐसे नहीं आएगा, उसको आपको प्रैक्टिस करना ही है, क्योंकि क्वांटिटेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। एमटीएस में भी जो है 25 मार्क्स का 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आएंगे। सीजीएल में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप जानते हो, मैंने सिलेबस जब डिस्कस किया था तो उसमें बताया था, है ना। तो बहुत ध्यान से करना है। और हाँ, एक चीज मत भूलना, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, तभी आपको जो है हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे, है ना, जो हम आगे की क्लास करने वाले हैं। ओके, तो प्रैक्टिस करते रहिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।